वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम जिस पोइम को डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो पे वो है हमारे रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ग्रेजुएशन की बीए 4th सेम में लगी हुई है पोइम। और ये पोइम छिनोआ अछेबे के द्वारा लिखी गई पोइम है और इसमें एक बहुत ही ट्रैजिक दुख भरी तस्वीर पेश की गई है एक रेफ्यूजी कैंप की, जहां पर लगभग सभी माएँ इस उम्मीद को खो चुकी हैं कि उनके बच्चे को वो बचा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरिया की बीमारी फैली हुई है। ऊपर से वहाँ पे ना तो खाने को प्रॉपर उनको खाना मिलता है, ना मेडिसिन मिलती है। तो इसी लॉस के पेन को, इसी माओं के अपने बच्चों को खो देने के गम को पोइट ने इस पोइम में बड़े ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है और एक बहुत ही ट्रेजिक पिक्चर प्रेजेंट की है मदर के लव की, जो हम लोगों के दिलों को छू जाती है, हम लोगों को अंदर से झंझोड़ देती है। और अगर हम लोग इस पोइम के स्ट्रक्चर या इस पोइम के राइम स्कीम की बात करें तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पोइम को किसी स्टैंजा में डिवाइड नहीं किया गया, फ्री फॉर्म में लिखी गई पोइम है, कोई राइम स्कीम नहीं है। और उसके साथ साथ इस पोइम में जो लिखने की शैली है वो भी बिल्कुल प्रोज के जैसे ही है। हर एक लाइन अपने आप में कंप्लीट है और जो चीज़ इसको टच देती है, पोइटिक टच देती है, वो जो स्पेसिंग है शब्दों के बीच की, वही इसको एक पोइटिक टच या पोइटिक फील देती है। और अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इस पोइम में पोइट ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बहुत ही ट्रेजिक एंड विविड पिक्चर मदर की प्रेजेंट की है, उस मदर की जो जल्दी ही अपने बच्चे को खो देने वाली है या खो चुकी है। तो कमिंग ऑन टू आवर पोइम स्टार्ट करते हैं। रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड इज अ पोइम रिटन बाय छिनोआ अछेबे, फेमस नाइजीरियन राइटर। The poem is simple but vivid description of the life of people in refugee camps during turbulent times. The poet has presented pitiable state of such people while emphasizing on the unconditional love of a mother towards her child which knows no end. तो बेसिकली नाइजीरियन पोइट छिनोआ अछेबे के द्वारा लिखी गई पोइम है। बहुत ही सिंपल शब्दों में उसने एक बहुत ही दुख भरी और तरसयोग हालत प्रेजेंट की है पोइट ने रेफ्यूजी कैंप की। और उसी कंडीशन में उसने किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दी है, उसने जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दी है वो दी है एक माँ का अपने बच्चों के प्रति सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव, ऐसा प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। No Madonna and child could touch that picture of a mother's tenderness for a son she soon would have to forget. तो in the very opening lines of the poem, poetess जो पोइट है वो एक ट्रेजिक पिक्चर प्रेजेंट कर रही है रेफ्यूजी कैंप की, जहाँ पे वहाँ पे दुख भरी हालत में माँओं और बच्चों की तस्वीर को वो कंपेयर कर रही है मदर मैरी की तस्वीर के और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर के साथ, जो कि बहुत ही रिलीजियस पायस तस्वीर मानी जाती है क्रिश्चियनिटी में। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रही है कि कुदरत की कोई भी खूबसूरत चीज़ माँ के प्यार की खूबसूरती के आगे छोटी पड़ जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द पोइम ओपन्स विद द इमेज ऑफ मैडोना विद द होली चाइल्ड। द पोइट सेज दैट नॉट इवन द इमेज that image could equal the image of a mother's tender love and care toward the child who is about to die. तो वो कह रहा है कि मदर मैडोना की जीसस क्राइस्ट के साथ जो तस्वीर है बहुत ही पायस, बहुत ही रिलीजियस मानी जाती है, बट पोइट यहाँ पे उस इमेज का कंपैरिजन कर रहा है इस
मदर के साथ जो जल्दी ही अपने बेटे को खो देने वाली है, और वो ये भी कह रहा है कि दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत तस्वीर भी माँ की प्यार की, माँ के केयर की, माँ की ममता की तस्वीर के आगे फीकी पड़ जाती है। Here this comparison between the beautiful image with a horrible one tell a number of things. It can also be seen in the context that religion is of no comfort, or it means that the most beautiful image in the world cannot match with the mother's love. तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया है उसके कई पर्सपेक्टिव निकलते हैं। अगर हम लोग इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी है कि ऐसे लोग जो इस कंडीशन में मरते हैं, रहते हैं, उनके लिए धर्म कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता। और दूसरा, अगर इसका पर्सपेक्टिव, दूसरा एंगल देखे तो दूसरा एंगल ये कहता है कि दुनिया की कोई भी खूबसूरत तस्वीर माँ की ममता की और माँ के प्यार की बराबरी नहीं कर सकती। However, it is really heart touching that mother would have to soon forget the child as he is about to die, but still she cannot stop herself from caring. Her child touches the deepest chord of our heart, deepest chords of our heart. पर यहीं पे जहाँ पे उसने कंपैरिजन कर दिया कि माँ की ममता के आगे दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत तस्वीर भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखती, वहीं पे वो कहता है, यहीं पे वो कहता है कि दुख भरी बात यह है कि जो तस्वीर उसने माँ और एक बेटे की प्रेजेंट की है वो एक ट्रेजिक पिक्चर है। और माँ को जो माँ अपने बेटे को प्यार कर रही है, उसकी केयर कर रही है, वो कहती है कि उस माँ को जल्दी ही अपने उस बेटे को भूलना पड़ेगा। क्यों भूलना पड़ेगा? क्योंकि जिस कंडीशन में उसका बेटा प्रेजेंट टाइम में है वो लगभग उसका मरना जो है वो निश्चित है। जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं कि उसकी माँ को भी एहसास है कि वो उसका बेटा जो बच नहीं पाएगा, बट फिर भी वो अपने आप को अपने बेटे से प्यार करने से रोक नहीं पाती, ये हमारे दिल की तारों को, हमारे दिल की गहराइयों को छू जाती है तस्वीर। और हम लोगों को ये दिखाती है कि माँ या हमारे पेरेंट्स हम लोगों से कितना अनकंडीशनल सेल्फलेस प्यार करते हैं, जिस प्यार की कोई सीमा, कोई अंत हम लोगों को ज़िंदगी भर नहीं मिल सकती, और उस प्यार का कर्ज हम लोग पूरी ज़िंदगी भी चुका नहीं सकते हैं। द एयर वॉज हैवी विद ऑर्डर्स ऑफ डायरिया ऑफ अनवॉश्ड चिल्ड्रन विद वॉश्ड आउट रिब्स and dried up bottoms struggling in labored steps behind blown empty bellies। तो नेक्स्ट लाइन्स में के अंदर जो पोइट है, जो छिनुआ अचेबे है, वो बहुत ही ट्रेजिक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है उस रेफ्यूजी कैंप की, वहाँ की कंडीशंस को प्रेजेंट कर रहा है हम लोगों के सामने। In the following lines, the poet has presented the heart-wrenching picture of the refugee camp and its inhabitants. He tells that air of this place has become heavy with the pungent smell of unwashed children affected with diarrhea. This image clearly indicates that the children there are affected with diarrhea and they even cannot be given a bath there. Further, the poet has presented the pathetic picture of children in the refugee camp. He tells that the children are so malnourished that their ribs are washed out, their bottoms are dried up, their bellies are blown empty, and struggle in labor step. Here all these images represents that they are all just skin and bones. Their ribs stick out from their bodies, and even walking is a struggle or a hard work for them. So we see that there is a hopeless world for these children presented through these images. The poet tells that most of these mothers there had stopped caring
फॉर देयर चिल्ड्रन अ लॉन्ग टाइम अगो। तो बहुत ही दिल को झंझोड़ देने वाली तस्वीर इन लाइंस के अंदर वो उस रेफ्यूजी कैंप और वहाँ पे रहने वाले इनहेबिटेंट्स की तस्वीर हम लोगों के सामने पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि वहाँ का वातावरण बहुत ही भारी हो चुका है, वहाँ के वातावरण में बहुत ही बदबू फैल चुकी है। किस चीज़ की? वहाँ के बच्चे जो अफेक्टेड है डायरिया की डिजीज़ के कारण, और ऐसे हालात हैं कि उन बच्चों को साफ़ सफाई भी नहीं की जा सकती, उन बच्चों को मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं कराई जा सकती। तो इसी चीज़ से क्लियर हो जाता है कि ना तो उनकी साफ़ सफाई होना संभव है, ना हुई उनको मेडिसिन देना संभव है। इसी चीज़ से ये क्लियर हो जाता है कि कितनी तरस योग, कितनी मर्सीफुल और कितनी हेल्पलेस कंडीशन है उस रेफ्यूजी कैंप में इन बच्चों की। तो ये चीज़ें क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो बुरे तरीके से डायरिया, दस्त की बीमारी के शिकार हैं। उनके पास उस बीमारी से बचने का कोई विकल्प भी नहीं है, और क्योंकि उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, इसीलिए उस जगह का वातावरण उनकी वॉमिट के ज़रिए पूरे तरीके से उनकी बदबू के कारण भारी हो चुका है। और आगे की लाइंस में उसने बहुत ही तरसयोग किस तरीके की उनकी फ़िज़िकल कंडीशन है वो बताया। वो कहता है कि उसकी जो रिब्स है, उनकी जो पसलियाँ हैं वो बाहर निकल आई हैं, उनकी जो बेलीज़ है, जो स्टोमक है वो बिल्कुल बॉडी के साथ लग चुकी है, उनके लिए 2 कदम चल पाना भी मुश्किल है। उनकी इतना बुरा हाल हो चुका है कि उनके लिए ज़रा सा भी चल पाना जो है वो नामुमकिन है। ये सारी की सारी जो इमेजेस ये रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ही मर्सीफुल कंडीशन में है, बहुत ही हेल्पलेस कंडीशन में है, और उनके लिए ज़रा सा चलना भी एक बहुत ही मुश्किल बात लगती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ये क्लियर कर देती हैं कि वहाँ पे वो बच्चे ना केवल बीमारी का शिकार हैं बल्कि उनको दवाई की भी कमी है, और उनको माल नॉरिशमेंट भी है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं दी गई। और अगर उनकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन को ये कहा जाए कि ऐसा लगता है जैसे जो उनकी स्किन है वो केवल हड्डियों के ढांचे को ढकने का काम कर रही है, उसके अलावा उनकी जो तस्वीर है वो बहुत ही पैथेटिक और दुख भरी तस्वीर इन लाइंस में प्रेजेंट की गई है। मोस्ट मदर्स there had long ceased to care, but not this one. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes ghost of a mother pride as she combed the rust-colored hairs left on his skull, and then singing in her eyes began carefully to part it. तो अगली जो लाइंस है उसमें पोइट ने ये बताया है कि वहाँ पे इन बच्चों के लिए और उनकी माँओं के लिए एक नाउमीदी भरा वातावरण बन चुका है। और इसी कारण, क्योंकि माँ ने अपने बच्चों की इतनी बुरी कंडीशन देख ली है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर माँओं ने हार मान ली है और अपने बच्चों की देखभाल करना भी बंद कर दिया है। और उन्होंने ये मान लिया है कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकती। इट हैज़ फोर्स्ड देम टू हार्डन देयर हार्ट्स टुवर्ड देयर ओन चिल्ड्रन। इसीलिए वो अपने दिल को पत्थर करने की कोशिश कर रही हैं ताकि जब उनके बच्चे की रियलिटी में डेथ हो तो उन्हें दुख महसूस ना हो। पर जहाँ पे ज़्यादातर माँओं ने केयर करना बंद कर दिया है, वहीं पे एक माँ ऐसी भी है। कैसी है देखिए। बट वन मदर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मदर्स, शी हैज़ नॉट hardened her heart towards her dying son, she still loves and cares for him. Again, through the image of ghost of smile between her teeth and ghost of a mother of pride, the poet has presented the pathetic and miserable condition of mothers there. He tells that her smile is so weak and pale that it does not even appears like real.
She is trying to smile, but her pains and sufferings makes even her smile look painful. She tries to feel motherly love and pride in her eyes, but it is also not real because she may soon lost or already has lost her son. तो इन लाइंस में पोइट ने ये बताया कि जहाँ पे बाकी माओं ने अपने बच्चों की देखभाल करना बंद कर दिया है, वहीं पे एक माँ ऐसी है जिसने अभी भी अपने बेटे का ख्याल रखना, अपने बेटे का केयर करना, अपने बेटे को प्यार करना अभी भी नहीं छोड़ा है। उसने बाकी माओं के जैसे अपने दिल को पत्थर नहीं किया है, अभी भी वो अपने बेटे के उसी तरीके से प्यार कर रही है, उसी तरीके से केयर कर रही है जैसे वो नॉर्मल हालातों में करती। और आगे उसने दो इमेजेस ली हैं, एक है घोस्ट ऑफ अ स्माइल एंड घोस्ट ऑफ अ मदर्स प्राइड। इन दोनों इमेजेस के ज़रिए उसने उस माँ की मजबूरी का, लाचारता का जो तस्वीर है, दुख भरी तस्वीर है उस माँ की प्रेजेंट की है कि वो माँ अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, बट उसके बेटे की कंडीशन ऐसी है, उसके आसपास के हालात इतने दुख भरे हैं कि वो चाह के भी वो हंस नहीं पाती। या ये भी कह सकते हैं कि वो हंसती ज़रूर है, बट उसकी हंसी में भी हमें दुख की झलक जो है, अपने बेटे को खो देने का जो डर है उसका झलक उसकी हंसी में हमें महसूस होता है। फिर आगे जाके घोस्ट ऑफ अ मदर्स प्राइड की इमेज है, वो अपनी माँ होने के ऊपर गर्व करने की कोशिश करती है, बट फिर उसे एहसास होता है कि वो किस चीज़ के ऊपर गर्व कर रही है। वो कैसे अपने माँ होने के ऊपर गर्व कर सकती है जब कि कुछ ही पलों में वो अपने बेटे को खो देने वाली है, या फिर उसका बेटा पहले ही मर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितनी लाचारी भरी, कितनी दुख भरी तस्वीर उस माँ की प्रेजेंट की गई है पोइम में। अगेन थ्रू द इमेज ऑफ रस्ट एंड स्कल द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सन। फिर से उसने दो इमेजेस यूज़ की है। रस्ट कलर्ड हेयर, रस्ट कलर होते हैं ब्राउन कलर के हेयर, और वो तब होते हैं जब कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो, और या फिर वो बच्चा काफ़ी लंबे समय से बीमारी का शिकार हो। और दूसरी इमेज है वो यूज़ की गई है स्कल, सर की बजाय स्कल। स्कल बोलते हैं हम लोग खोपड़ी को। एक हमारे बॉडी के अंदर जो स्केल्टन है, जो ढांचा हड्डियों का, उसे हम लोग उसके ऊपर हमारे सर वाले हिस्से को हम लोग खोपड़ी बोल देते हैं। बट यहाँ पे उसने एक जीते जागते बच्चे के लिए, उसके सर के लिए खोपड़ी शब्द का इस्तेमाल करके ये बताया कि उस बच्चे की कितनी तरसयोग हालत है कि उसका कंपैरिजन एक मरे हुए इंसान के साथ भी किया जाए तो कोई गलत नहीं है, या एक हड्डियों के ढांचे के साथ भी किया जाए तो कोई गलत बात नहीं है। He tells that the rust-colored hair on the skull is a representation of the fact that the child is severely ill, and instead of head, the use of word skull shows that the child is nearing his death, as the hair on his skull has begun to recede while she was combing and carefully parting her son's hair. The mother's eyes are full of emotion that the poet feels as if she is singing to make her son sleep in the lap of death. तो फिर से इन दो तस्वीरों के ज़रिए पोइट ने ये बताया कि बाल रस्ट कलर की इसलिए है क्योंकि वो बच्चा बुरी तरीके से बीमार है, इसीलिए उसके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के या रस्ट कलर के हो चुके हैं। और दूसरा जो इमेज यूज़ की गई स्कल हेड की जगह पे, वो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि धीरे धीरे करके वो बच्चा मौत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसके सर में जो बाल है वो झड़ना शुरू हो चुके हैं माल न्यूट्रिशन के कारण। और वहीं पे उसकी मदर इस मजबूरी भरे, इस दुख भरे हालातों में भी, इस नाउमीदी के हालातों में भी उसकी माँ जो है वो ऐसा महसूस होता है पोइट को जैसे कि वो गाना गा रही है, वो लोरी गा रही है और अपने बेटे को मौत की नींद सुलाने की कोशिश कर रही है ताकि उसके बेटे को इस दुख भरी ज़िंदगी से निजात मिल सके। तो हम लोग देख सकते हैं कि पोइम में कितनी ट्रू पिक्चर और कितनी
बड़ी कितनी दिल को छू जाने वाली तस्वीर माँ के प्यार की प्रेजेंट की गई है इस रेफ्यूजी मदर के ज़रिए, और वहीं पे उस बच्चे के ज़रिए कितनी टचिंग पिक्चर पेश की गई है कि किस तरीके से माँ अपने मर जाने वाले बच्चे का प्यार कर रही है। कंक्लूडिंग लाइन से पोइम की, इन अनदर लाइफ दिस वुड हैव बीन अ लिटिल डेली एक्ट ऑफ no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. In the concluding line, the poet has compared the act of combing by mother to a normal act of everyday life, when every mother does it before her son has breakfast and leaves for school. However, this routine act of normal lives look pathetic. In the camp, it looked like the mother is putting flowers on the tiny grave of her son. The comparison drawn here is that both the act shows a loving mother doing final act of love and kindness towards her children. In conclusion, the poem is very realistic poem which not only touches the deepest chords of a sensible reader but also present the selfless love and sacrifice of every mother for her children. तो अंतिम लाइन में पोइट जो उसकी माँ उसके बालों को कंघी कर रही है बच्चे की, उस चीज़ को हमारी डे टू डे लाइफ के साथ कंपेयर करता है। वो दो हालातों को एक साथ लेके आता है। वो कहता है कि अगर नॉर्मल हालात होते तो ये रोज़ का काम है, जब सुबह हमारी माएँ हमें उठाती हैं, ब्रेकफास्ट से पहले हमें कंघी करती हैं और हमें स्कूल जाने से पहले तैयार करती हैं। बिल्कुल अगर नॉर्मल हालात होते तो ये भी बिल्कुल वैसा ही काम था, बट यहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे हालात बियॉन्ड दी कंट्रोल्स ऑफ मदर है। यहाँ पे उस मदर का ऐसा करना हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो अपने मर चुके बेटे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने आ रही है। और या ये भी कह ले तो गलत नहीं है कि उसकी माँ का ये आखिरी बार प्यार करना इस बात का प्रतीक है कि माँ की प्यार की कोई सीमा नहीं है, माँ के प्यार का कोई अंत नहीं है। वो जब तक आखिरी सांस होगी वो अपने बच्चों के ऊपर अपनी ममता को बरसाती रहेगी। और यहाँ पे जो लास्ट में वो माँ उसको तैयार कर रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपने मर चुके बेटे की डेड बॉडी को दफनाने के लिए तैयार कर रही है। तो इन कंक्लूज़न अगर हम लोग इस पोइम को देखें तो बहुत ही रियलिस्टिक पोइम है, बहुत ही सच्ची तस्वीर माँ के प्यार की पेश की गई है। जहाँ पे इस पोइम के हालातों के ज़रिए हम लोगों के दिल को झंझोड़ देता है पोइट, वहीं पे पोइट एक माँ के लिए हम लोगों के अंदर रिस्पेक्ट और सम्मान और दुगना कर देता है और ये बताता है कि माँ के प्यार का कंपैरिजन, माँ के कुर्बानियों का कंपैरिजन अपने बच्चों के साथ हम लोग किसी भी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। या फिर ये कहना भी गलत नहीं है, हमारे पेरेंट्स जो हमें प्यार करते हैं उसका जो कर्ज है हम लोग पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकते। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देयर इज़ नो मैच टू द लव ऑफ आवर पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं बट पेरेंट्स के प्यार की बराबरी कोई और रिश्ता नहीं कर सकता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपकी इसको नोटिफिकेशन आप लोग रिसीव कर सको। थैंक यू।